Assalamu alaikum. In today's video we will be talking about bond making and bond breaking. ठीक है ना। हम जब एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ दो तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में आपको पास पेपर्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगी, जिसमें एक आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और फिर हमारे पास है ये बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि भाई ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें जो पेपर में टेस्ट की जाती है। तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ये हमारे दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भाई देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उन सब में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि हर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों होती है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना ये बॉन्ड मेकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है ना तो उसमें हमेशा एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जा रही होती है। तो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाए, ठीक है। सो एन एक्सोथर्मिक चेंज अकर्स व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर मेड, ठीक है। तो जब भी कोई बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस होगा हीट एनर्जी रिलीज होगी, यही बात यहाँ लिखी हुई भी है। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज मेड एनर्जी इज गिवन आउट। Reactions which mainly involve bond making are normally exothermic as energy is given out, so the products have a lower energy than the reactants. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाने के चक्कर में सिस्टम में से एनर्जी जा चुकी है। अब सिस्टम में से जब हीट एनर्जी निकल कर जा चुकी है तो इसका मतलब ये है कि अब सिस्टम में कौन बच रहा है? प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में अब इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी इनिशियली रिएक्टेंट्स में थी। और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो इसका ऑपोजिट है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है। एन एंडोथर्मिक चेंज अकर्स व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज टेकन इन। Reactions which mainly involve bond breaking are normally endothermic as energy is taken in, so the products have a higher energy than the reactants, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये दोनों प्रोसेस हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इनके लिए ये याद रखना जरूरी है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज बॉन्ड मेकिंग एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग में से कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। भाई देखो, अगर एक क्ले पॉट है, मिट्टी का बर्तन है, मैं उसको पंच मारूंगा वो टूट जाएगा। पंच मारने से क्या हुआ? मैंने इसे एनर्जी दी जो इसने एब्जॉर्ब की, वो एब्जॉर्ब करने की वजह से वो टूट गई, ठीक है। तो जब भी कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो अगर आप ये बात याद रखते हो या आप कोई भी अपने एंड से एग्जाम्पल क्रिएट करके जहन में रख लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी गेन की गई है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो बॉन्ड मेकिंग फिर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब जैसा मैंने कहा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है? देखो, मैंने जैसा आपको एक बात बताई कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ये दोनों चीज़ें हर केमिकल रिएक्शन में होती हैं। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस ये हर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। फिर भी हम स्पेसिफिकली कुछ रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, स्पेसिफिकली कुछ रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंबशन है। कंबशन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज बीइंग बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कुछ भी बर्न करोगे तो आपको पता है कि हीट एनर्जी रिलीज होगी। कोई चीज़ जल रही होगी, अगर मैं उसके पास खड़ा होऊंगा तो मुझे हीट एनर्जी फील होगी ना। तो कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो हीट एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो
हम कह रहे हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि हर केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस ये दोनों हो रहा है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनते हैं। तो फिर हम एक रिएक्शन को, जैसे कि कंबशन है, इसको स्पेसिफिकली हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर क्यों कह रहे हैं? तो देखो, इसी तरह के सवाल आपको बहुत कॉमनली इस चैप्टर में से पास पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जामिनर आपको, लेट्स से कंबशन की एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जामिनर ने आपको बोल दिया दैट कंबशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आप एक बात ये याद रखो कि हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर जो काम ज्यादा हो रहा होता है ना, हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन ओवरऑल वैसा है। यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है कंपेयर टू एनर्जी बीइंग रिलीज्ड व्हाइल बॉन्ड मेकिंग, तो वहां ज्यादा काम क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, मतलब वहां एंडोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक। इसी तरीके से जो कंबशन है, अब मैं अगर बोलूँ भाई कंबशन ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्यों? क्योंकि कंबशन रिएक्शन में भी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोनों हो रहा है, लेकिन वहां पे एक्सोथर्मिक काम ज्यादा हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है वाइल मेकिंग द बॉन्ड कंपेयर टू एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो वहां क्योंकि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, एक्सोथर्मिक काम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम उस रिएक्शन को ओवरऑल एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अब अगर वही वाले सवाल पे मैं वापस आता हूँ जो आपको पास पेपर में देखने को मिलेगा कि कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। इस तरह के सवाल में जो शुरू की दो लाइन है वो घिसी पिटी है, वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है। यानी कि इसका जब मैं आंसर दूंगा तो मैं बोलूंगा बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दोनों लाइन तो शुरू में लिखनी ही है। अब आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे उसमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछ रहा हो, जैसे कि कंबशन का मैंने बोला, या वो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको दे दे, आपको सबसे पहले शुरू की दो लाइंस यही लिखनी है जब एग्जामिनर बोले कि एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप कंबशन वाली जो बात है उसका आंसर दोगे। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज in combustion more energy is being released while making the bond compared to energy being absorbed in breaking the bond। यानी कि आपको बस सिंपली ये बताना है कि कंबशन रिएक्शन ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें बॉन्ड मेकिंग के दौरान हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आप देखोगे ना पेपर में, उसमें आपको इसी तरह ही आंसर देना है। जहां पे भी ये बोलेगा एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, तो आप पहले बात करोगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दोनों लाइनें आप आगे पीछे भी कर सकते हो, यानी आप पहले एक्सोथर्मिक की बात कर लो फिर एंडोथर्मिक की बात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको रिएक्शन दिया गया है, उस हिसाब से आप बताओगे कि भाई ये रिएक्शन ओवरऑल जो है एक्सोथर्मिक इसलिए है, ये एंडोथर्मिक इसलिए है। एक्सोथर्मिक है तो इसलिए क्योंकि भाई हीट एनर्जी बॉन्ड मेकिंग में ज़्यादा रिलीज हुई है कंपेयर टू एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग द बॉन्ड। और अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो आप बोलोगे एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज मोर देन द एनर्जी बीइंग रिलीज वाइल मेकिंग द बॉन्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंडोथर्मिक वाला काम यानी बॉन्ड ब्रेकिंग वाला काम ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड मेकिंग वाला काम यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होने का काम जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। इसीलिए हम स्पेसिफिकली जो है इस तरीके से ही आंसर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एनर्जी का। तो बॉन्ड एनर्जी की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिर हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड एनर्जीज को यूज करके किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, इंथैल्पी चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। देखो हमारे पास लेट्स से ये दो हाइड्रोजन के एटम है जो एक साथ बॉन्डेड है। ठीक है, दिस इज H2। H2 का क्या मतलब होता है? दो हाइड्रोजन के एटम जो आपस में बॉन्डेड हैं, जस्ट लाइक दिस, दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब मैं क्या करूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है ना ये दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको
ब्रेक कर दूं, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ब्रेक कर दूं। इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेट्स से मैंने इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, एक इतनी एनर्जी जिससे ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स अलग हो गए, ठीक है ना। तो जो ये दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मैंने एनर्जी दी है ना, दैट्स बॉन्ड एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, सही है। तो जो दो एटम आपस में बॉन्डेड है उनको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी होती है, दैट्स बॉन्ड एनर्जी। अब अगर लेट्स से मैं ये चाह रहा हूं कि ये दो हाइड्रोजन के एटम्स को मैं पकड़ के वापस से जोड़ दूं और ये फिर से बन जाए H-H यानी कि H2। अब ये काम करने के लिए भी जो है ना एक एनर्जी इन्वॉल्व है, बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी गई थी उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी चाहिए। लेट्स सपोज कि ये दो हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल्स की एनर्जी लगी थी और ये पॉजिटिव में होगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ के वापस से जोड़ने के लिए भी 100 किलो जूल्स की ही एनर्जी इन्वॉल्व होगी, बट दिस टाइम दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड मेकिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में लगती है उसी सेम बॉन्ड को फिर से बनाने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, सही है। लेकिन फिर भी हम जो है ना कभी भी बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड मेकिंग के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं करते। मैं बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ये नहीं कह सकता दैट इट इज द एनर्जी released to make bonds between the atoms although same amount of energy is involved, लेकिन बॉन्ड एनर्जी को हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन द एटम। इसकी एक कॉमन सी वजह ये है कि आपके पास बॉन्ड एनर्जीज का जो डेटा जितना भी अवेलेबल है ना वो सब पॉजिटिव में, कोई भी आपका बॉन्ड एनर्जीज का डेटा नेगेटिव में नहीं है। और अगर पॉजिटिव में ही है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड ब्रेकिंग की ही बात कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक तो वो पॉजिटिव में होती है। सो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी बॉन्ड्स एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी स्पेसिफिक बॉन्ड। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है एक बॉन्ड को तोड़ने में और उसको फिर से बनाने में, लेकिन हम हमेशा बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड ब्रेकिंग के टर्म्स में ही एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि दुनिया में जितना भी डेटा बॉन्ड एनर्जीज का अवेलेबल है वो सब पॉजिटिव में है, वो सब एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के हिसाब से है, इसलिए हम इसको बॉन्ड ब्रेकिंग के टर्म्स में ही एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।